हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जो आज अपन जो क्लास शुरू कर रहे हैं वो क्लास 12th का एक चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक है, तो अपना जो आज का टॉपिक रहेगा विद्युत रसायन। तो देखिए यहाँ पे विद्युत रसायन में जैसे ही नाम से पता चल रहा है अपने को किसके, एक तो विद्युत और एक रसायन, मतलब ऐसी वाली रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी प्रक्रम की विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का या इनके जो संबंध है उनका जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, आपकी विद्युत रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा, मतलब आपको ये पता है कि जैसे अपन जनरली जो भी टॉपिक स्टडी करते हैं तो आप जो केमिस्ट्री की एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है उसमें इसकी स्टडी की जाएगी। तो मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, कोई भी आपका सिस्टम है, प्रक्रम है, उसमें आप जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और एक केमिकल एनर्जी है, उनमें दोनों में क्या रिलेशन है और वो एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब इनका कन्वर्जन कैसे हो रहा है वो अपने को यहाँ पे स्टडी करना है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी प्रक्रम की रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के संबंध तथा उनके एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, आपके विद्युत रसायन कहलाती है। और जो विद्युत रसायन होता है उसका जो मुख्य आधार होता है वो होती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी वाली? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। विद्युत जो रसायन है वो बेसिकली आपका किस पे डिपेंड होती है, तो आपका रेडॉक्स रिएक्शंस। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा है रेडॉक्स अभिक्रिया। आपकी जो उपापचय अभिक्रियाएं होती है वो क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ चलता है, क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण एक आपका वर्ड आता है रिडक्शन, रिडक्शन ये क्या है आपका, अपचयन। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं में आपके जो ऑक्सीडेशन है वो और रिडक्शन दोनों आपके साथ साथ चलते हैं। एक आपका कोई भी जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, दूसरी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। यहाँ पे जनरली जब अपन ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉनों को त्यागना ही क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसी कोई रिएक्शन है, जैसे ये जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में, और इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए अगर मैं रिडक्शन की बात करूँ तो ये क्या है आपका Ag+ है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन मतलब अपचयन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन आप जनरली ऐसे देखते हो कि अगर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तो वो ऑक्सीकरण है, अगर ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है तो वो क्या है, आपका अपचयन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिंक 0 ऑक्सीकरण अंक से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में, और यहाँ पे मतलब ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसमें आपके वृद्धि हो रही है। यहाँ पे Ag+ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag मतलब 0 में। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी होने का ऑक्सीकरण अंक में कमी अपचयन और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि आपका ऑक्सीकरण। यहाँ पे आप सिंपली ऑक्सीडेशन को ऐसे बोल सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन या अपचयन। तो ये वाली जो अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रियाएं हैं वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आधार है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होगी उसमें अपने को बस ऑक्सीकरण और अपचयन ही देखना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे स्टडी करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया कि
एक तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 11वीं क्लास में कवर कर रखी है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इसके बाद में एक वर्ड आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य। ध्यान देना, विद्युत अपघट्य, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, मैं सारे ये वर्ड इसलिए बता रही हूँ कि ये जो सारे वर्ड हैं अभी अपन जो सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे और जो आगे जो भी वर्ड जो भी आपका प्रोसीजर होगा उसमें ये सारे टर्म्स काम में आने वाली है। उस टाइम ये दिमाग में नहीं होना इसका ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, इसका रिडक्शन क्यों हो रहा है, ये तो तभी मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ कि ऑक्सीकरण आपको देखना आना चाहिए, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है आपका विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जनरली आप अगर किसी पदार्थ को अगर किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हो तो अगर वो अपने आयनों में टूट जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। उसमें विद्युत धारा पास करवाओगे तो वो आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करता है। ठीक है, तो वे पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं किसी भी सॉल्वेंट में डालने पर तो वो क्या कहलाते हैं आपके विद्युत अपघट्य। जो अपने आयनों में नहीं टूटेगा वो विद्युत अनपघट्य, वो क्या हो जाएंगे आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर किसी भी आपके जो आप कंपाउंड है उसको आप किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हो तो अगर वो अपने आयनों में टूट रहा है, ठीक है, आयनों में टूटने का मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आयनों में नहीं टूट रहा है तो वो क्या है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अनपघट्य। ठीक है, तो ऐसे ही आता है जैसे आप NaCl की बात करोगे तो NaCl, KCl, KNO3, NH4, NO3 मतलब अमोनियम नाइट्रेट है, ये सारे क्या होते हैं आपके विद्युत अपघट्य। ऐसे ही अगर आप किसकी बात करो सुक्रोज, ठीक है, यूरिया, ये क्या होते हैं, ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अपने आयनों में वो डिसोसिएट नहीं होते। इसके बाद में एक वर्ड आता है आपका, एक होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड अभी बाद में देखेंगे, उसके से पहले एक चीज़ देखिए, एक वर्ड आता है चालक। क्या होते हैं चालक या कंडक्टर। चालक का मतलब होता है वे पदार्थ जो अपने में से, ठीक है, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं आपके चालक। चालक में एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे धातुएं हैं, मेटल्स है, ठीक है, धातुएं हैं। उसके अलावा एसिड है, मतलब अम्ल, क्षार और लवण, इनके विलयन, ये नहीं, इनके विलयन, अम्ल, क्षार, लवण के विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन, ये क्या कहलाएंगे आपके कंडक्टर या चालक। वे पदार्थ जो क्या करते हैं अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं आपके चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए आपके मेटल्स हो गई, एसिड, बेस या फिर सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय जो विलयन होता है, वो क्या कहलाता है आपका कंडक्टर। नेक्स्ट आते हैं आपके अचालक। अचालक, इनको आप बोल सकते हो नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर में कौन से आ गए, नॉन कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं आपके अचालक या कुचालक। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपके हैं रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है, ऐसे ही उसके साथ साथ रबर, प्लास्टिक है और लकड़ी है, ये क्या कहलाएंगे आपके नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो आप लोगों को ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंडक्टर क्या चीज़ है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक वर्ड आता है आपका कंडक्टेंस, चालकता क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया कि जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके कंडक्टर, और जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वो क्या कहलाते हैं आपके नॉन कंडक्टर। अब यहाँ पे देखिए, जो विद्युत धारा का प्रवाह है, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से क्या होता है विद्युत धारा का प्रवाह होता है, या फिर आपके फ्री फॉर्म में आयंस प्रेजेंट होने चाहिए तो वो क्या करते हैं विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं।
ठीक है। तो देखिए इसी आधार पर चालकता जो होती है, कंडक्टेंस होती है, वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की आपकी चालकता होती है। सबसे पहली आपकी जो चालकता है वो होती है धात्विक चालकता। धात्विक या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक चालकता। धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता। नेक्स्ट दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी? इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत अपघटनी बोल दो, या इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक चालकता। ठीक है। तो चालकता आपकी कितने प्रकार की हो गई? दो। एक तो होती है धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता, एक होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक चालकता। किस आधार पर? इसमें ये देखा जाता है कि आपके जो विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है। ठीक है, उसी आधार पर चालकता को दो भागों में डिवाइड किया है। पहली है आपकी धात्विक, इसको बोलते हैं मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और वो होती है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपने को ये देखना है कि धात्विक चालकता क्या होगी। अगर विद्युत धारा का प्रवाह स्वतंत्र अगर ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, या फिर यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश वाहक क्या होते हैं? आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है क्या कहलाते हैं? आपके इलेक्ट्रॉनिक या फिर धात्विक चालक कहलाते हैं। और इस गुण को क्या बोलते हैं? धात्विक चालकता। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जो चालकता होती है वो किन में पाई जाती है? धातुओं में। ठीक है। ऐसे ही देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये इस प्रकार की जो चालकता होती है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। जैसे आप किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो, करंट पास करवाते हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। तो उस वायर का जो कंपोजिशन है उसमें थोड़ी कोई चेंजेज आता है। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं पाया जाता। क्या नहीं होता? किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। और ताप बढ़ाने पर ये चालकता क्या होती है? ताप अगर आप बढ़ाते हो तो इस प्रकार की जो चालकता होती है, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक चालकता। इलेक्ट्रॉनिक चालकता क्या होती है? कम होती है। ठीक है। तो देखिए धात्विक चालकता क्या होती है? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के गमन से या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक कहलाते हैं। और इस प्रकार की जो चालकता होती है वो धात्विक चालकता होती है या कहलाती है। अर्थात यहाँ पे जो आवेश के वाहक होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस प्रकार की चालकता में किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक चालकता या जो मेटेलिक कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। अगर आप वायर को गर्म करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके धातुएं क्या हो जाएगी? जितनी भी मेटल्स है उसमें कंडक्टिविटी किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ऐसे ही मिश्र धातुएं या फिर जिनको आप एलॉय बोलते हो वो भी आपके किसका एग्जाम्पल है? धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता का। नेक्स्ट देखिए आपका इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक चालकता। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है क्या कहलाते हैं? आपके इलेक्ट्रोलाइटिक या विद्युत अपघटनी, या इसी को बोलते हैं आयनिक चालकता। विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है तो क्या कहलाती है? वो आयनिक चालकता। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आवेश वाहक यहाँ क्या हो जाएंगे? आवेश वाहक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके आयंस। क्या हो जाएंगे? आवेश के वाहक हो जाएंगे आयन। अब एक चीज़ देखिए, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो जैसे NaCl है तो वो किस में टूट जाएगा? Na+ और Cl- में। तो इस एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे संगठन या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। पहले आपका क्या था? एक जो उदासीन यौगिक था,
और बाद में जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस में। तो एक तरीके से क्या हुआ, वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ। और अभी अपन है ना आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई पदार्थ है ना वो इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिकम्पोज हो जाता है या फिर वहाँ से कोई ना कोई गैस निकलती है। तो ऐसे कुछ अपने को देखना है कि किसी का डिपोजिशन हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है ये है कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी जो पदार्थ है वो अपने आयनों में टूट जाएगा, गैस वहाँ से रिलीज होगी या फिर डिपोजिट हो जाएगा या फिर वहाँ से हट जाएगा। तो एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इस प्रकार की चालकता में विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है जिसमें भी आप कंडक्टेंस देख रहे हो उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। और उसके बाद में देख ताप बढ़ाने के साथ जैसे ही ताप बढ़ाते हो तो वहाँ पे क्या होगा, आयनिक जो चालकता होती है वो बढ़ती है। आयनिक चालकता क्या हो जाएगी, आयनिक चालकता बढ़ती है। अब वो क्यों बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस ज़्यादा मूव करेंगे, मतलब उनमें मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो मूवमेंट ज़्यादा होने से उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से भागेंगे। अरे ज़्यादा स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो चालकता भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि आयनिक चालकता वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त आयनों के कारण होता है। आपका आयनिक चालकता या फिर आपका विद्युत अपघटनीय चालकता कहलाती है। इस प्रकार के जो आपके चालक होते हैं उनमें जो आवेश वाहक होते हैं वो आयंस होते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार के जो चालक होते हैं उसमें विद्युत धारा के प्रवाह के साथ रासायनिक परिवर्तन होता है। विद्युत जो अपघट्य होता है उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ताप बढ़ाने पर आयनिक चालकता बढ़ती है। क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, जो आपके आयंस है उनका मूवमेंट बढ़ेगा। मूवमेंट बढ़ने का मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर किसी की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो आप ये बोल सकते हो कि उनकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ती है तो आपको पता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे तो इसका मतलब चालकता भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो चालकता होती है वो एक तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो भी आपके आयंस है या इलेक्ट्रॉन्स जिस भी कारण से हो रही है उसके संख्या पे डिपेंड करती है और साथ ही साथ पे उनकी स्पीड पे भी डिपेंड करती है। कि अगर स्पीड, दो आयंस है, अगर किसी की जो स्पीड ज़्यादा होगी तो उसके कारण चालकता भी ज़्यादा होगी, ठीक है। या फिर उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो भी चालकता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, आयंस की स्पीड टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, चालकता का मान भी बढ़ जाता है। यहाँ पे चालकता का मान कम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चालकता की बात आ गई। उसके बाद में एक वर्ड आता है आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहाँ पे देखिए, सेल पढ़ने से पहले आप लोगों को मैंने अभी बताया 2-3 वर्ड पता होने चाहिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो बता दिया। एक चीज, एक वर्ड और आता है इलेक्ट्रोड। छोटी क्लासों में आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड अपन जनरली ये बोलते हैं कि एक सेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोड डाला हुआ होता है, उसके चारों तरफ कोई भी विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है। तो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है, क्यों लगाया जाता है, तो देखिए इलेक्ट्रोड जो होता है वो जनरली जो भी रिएक्शन है, ठीक है, जो भी आपकी जो आपका इलेक्ट्रोड है वो किसी भी सेल में आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, किसी भी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन तो हो गई, ठीक है, तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा, मतलब एक तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन होगी, वहाँ कोई ना कोई केमिकल चेंजेस होगा, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, या वो केमिकल जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या रिवर्स प्रोसीजर हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जन चलता रहता है, एक तरीके से वहाँ पे क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन चलती है। उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होनी चाहिए। अब वो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो होता है इलेक्ट्रोड्स पे। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोड वह सतह है जहाँ पर जो आपका सेल है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, या फिर इलेक्ट्रोड वह सतह है जो आपके सेल के लिए
ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए सतह उपलब्ध कराता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड की छड़ें ही तो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड के लिए आप वो जो आपके क्या है प्लेट्स यूज करते हो या वो छड़े यूज करते हो, एक तरीके से रोड होती है, तो वो रोड जो होती है उस पर एक्चुअल में होता क्या है, या तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। तो किसी भी सेल में उपस्थित ऐसे आपकी सतह जहाँ पे ऑक्सीकरण या फिर अपचयन होता है, वही क्या कहलाते हैं, आपके इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड, या फिर आप इसको बोल सकते हो सक्रिय इलेक्ट्रोड, सक्रिय इलेक्ट्रोड। जो आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है या सक्रिय इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो क्या होता है। एक दूसरा आता है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड या अक्रिय इलेक्ट्रोड आप इसको बोल सकते हो। देखिए होता क्या है, जनरली आपके पास जब सेल होता है तो उसमें आप क्या ये प्लेटें ऐसे ये जो या रोड बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको आपने प्लस से जोड़ दिया है, इसको आपने माइनस से जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये जो रोड्स होती है वहाँ पे ही तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये वाले, ठीक है, ये क्या चीज़ें, ये इलेक्ट्रोड एक तरीके से ऐसी सतह है जहाँ पे कि ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाते हैं, आपके इलेक्ट्रोड। अब ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होता है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रोड जो कि सेल की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, सेल की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर उसमें भाग लेते हैं तो वो कौन सा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड जो सेल की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाएंगे, आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड या सक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड या अक्रिय इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड जो सेल की रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए सतह उपलब्ध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके अक्रिय इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे अगर आप ये जिंक या कॉपर का इलेक्ट्रोड लोगे तो वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए आपके सरफेस अवेलेबल करवाएगा, ठीक है, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेगा, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रोड का काम होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए सरफेस अवेलेबल करवाना, ये इलेक्ट्रोड का काम है, ठीक है। लेकिन ये करवाने के साथ साथ अगर वो रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर उसमें खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ऐसे वाले इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक का इलेक्ट्रोड, जितने भी आपके मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, इनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जैसे सेल की रासायनिक अभिक्रिया या क्रियाविधि जब अपन पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए हुए होते हैं, या फिर प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की बात की जाती है, जो ब्लैक से होते हैं ना आपके ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड। वो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, केवल और केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए क्या अवेलेबल करवाते हैं, सरफेस वहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो सेल पढ़ने से पहले अपने को जो आपके टर्म्स है उनका पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पदार्थ अपने आयनों में डिसोसिएट, सॉल्वेंट में डालने पर अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, उनका वियोजन हो जाता है या आयनों में टूट जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तो वही क्या है, ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है तो उस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन। तो ऑक्सीकरण, अपचयन, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विद्युत अपघट्य क्या होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है, ठीक है। अपन जनरली ऐसे बोल देते हैं कि हाँ ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अरे इलेक्ट्रोड करता क्या है, क्यों लगाया जाता है, सीधे करंट पास करवा दो ना, ठीक है। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, और होगी या नहीं होगी, पहले ये चीज़, और फिर होगी या नहीं होगी, उसके बाद में ये है कि अगर वहाँ पे हो भी जाए तो वहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, अपनी जो आपका जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाना चाहते हो, क्या उससे यूजफुल वर्क कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में अपने को इसमें कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, कौन सा क्या होगा, आगे
अभिक्रियाई क्रियाविधि क्या होगी, वो आगे की बातें हैं, लेकिन इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका जो वर्ड आता है या नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, आप इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, ठीक है। वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अथवा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। रिपीट कर रही हूँ, ऐसे आपके सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई सी भी एक एनर्जी को दूसरी, मतलब इनमें से विद्युत और रासायनिक, ठीक है। तो ऐसे आपके सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ये जो विद्युत रासायनिक सेल है वो आपके दो प्रकार के होंगे, एक होंगे आपके विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरे आपके आएंगे गैल्वेनिक सेल। वैसे और भी टाइप होते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को दो ही प्रकार देखने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो पहले अपने को यहाँ पे जो डिटेल स्टडी करनी है वो गैल्वेनिक सेल की करनी है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। ये जो आपका विद्युत अपघटनी सेल है वो किसको, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक, ये आपकी विद्युत ऊर्जा है और ये है रासायनिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा, रासायनिक ऊर्जा में। यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि जो गैल्वेनिक सेल है वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, आपका विद्युत ऊर्जा में। मेन चीज ये है, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल वे आपके विद्युत रासायनिक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। और विद्युत अपघटनी सेल का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका जल का विद्युत विश्लेषण होता है। नेक्स्ट होता है आपका धातुओं का परिष्करण होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेनियल सेल, ठीक है, ड्राई सेल जो है वो किसके एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल के, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो है, ये जो आपका गैल्वेनिक सेल है उसमें जो भी रिएक्शंस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए डेल्टा जी का मान जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे ही आप लोगों ने सर्किट कंप्लीट किया रिएक्शन अपने आप होगी, ठीक है। और तो यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव होता है और यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। अभी जब रासायनिक अभिक्रिया क्रियाविधि या फिर सॉरी जो सेल है उसकी क्रियाविधि देखेंगे तब ये बातें आगे और आएगी, लेकिन बस अभी इतना ध्यान रखो कि विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, और गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ठीक है। या ऐसे सेल जो आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हेडिंग आ जाइए आपके गैल्वेनिक सेल।
देखिए गैल्वेनिक सेल क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो वे आपके विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल के अपने को क्या देखनी है, पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि गैल्वेनिक सेल एक्चुअल में होता कैसा है, और फिर उसके बाद में ये देखना है कि जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोड्स है उस पर रासायनिक अभिक्रियाएँ कैसे होती है। तो पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर उसकी क्रियाविधि की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे दो पात्र होते हैं, ये आपका जो एक कंटेनर है उसमें यहाँ पे इन्होंने ठीक है। देखिए ये क्या है आपका जिंक इलेक्ट्रोड, ये है आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इस जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड और इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक की छड़ है उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है। यहाँ पे है कॉपर का इलेक्ट्रोड, उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, ठीक है। यहाँ से इसको ये इससे वायर से कनेक्ट करके ये करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो है यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो जिंक सल्फेट होता है उसकी कंसंट्रेशन होती है 1 m इसकी कंसंट्रेशन होती है जो आपने जिंक सल्फेट लिया है, और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो भी 0.1 m, ठीक है। दोनों की जो मोलैरिटी है वो 1 है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है, इसके अलावा भी आप दूसरी वो कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को जो स्टैंडर्ड है वो मान के चल रहे हैं कि जिंक जो आपकी रोड है उसको एक जो आपकी मोलरता या फिर 1 मोलरिटी जो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का उसमें डिप कर रखा है। नेक्स्ट है कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसको कॉपर सॉल्यूशन के 1 मोलरता वाले विलियन में या ऐसे सॉल्यूशन में डिप कर रखा है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 1 m है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जो भी धातुएं होती है, जो भी धातुएं हैं वो क्या करती है, जब इनको या धातुएं होती है या फिर हाइड्रोजन की बात करें तो धातुएं क्या करती है, जैसे ही इसको जल में डाला जाता है या अपने ही सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इनकी एक प्रवृत्ति होती है, क्या, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इनकी प्रवृत्ति ये होती है, या फिर इससे पहले अपन इसको सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक आपके यू आकार की एक ट्यूब होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। दो इलेक्ट्रोड दोनों के सॉल्यूशन में डिप कर रखे, इसको बाहर जो आपका एक संयोजी तार होता है उसके द्वारा किसी बल्ब से जोड़ रखा है, और बाद में इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये एक सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, क्या, लवण सेतु से कनेक्ट कर रखा है। इस लवण सेतु में क्या भरे हुए होते हैं, KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, या फिर अमोनियम नाइट्रेट, ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। जनरली यहाँ पे क्या लिया जाता है, KCl लिया जाता है इसमें, ठीक है। क्यों लिया जाता है, क्या कारण है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे।
पर अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या हो गया, जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। दोनों आपके जो कंटेनर है उनको जोड़ने के लिए यू आकार की एक ट्यूब होती है जिसको कि सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु बोलते हैं, और उसमें पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ क्यों ले रखी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे और वहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, जब भी किसी धातु को उसके खुद के सॉल्यूशन में डाला हुआ हो या फिर क्या हो, उसके खुद के सॉल्यूशन में डाला हुआ हो या फिर वाटर में जब डाला हुआ होता है उसकी छड़, किसी भी धातु की छड़ को, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिंक जो है जिंक सल्फेट के विलयन में है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये जिंक सल्फेट और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमेशा धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जैसे ही आपने कॉपर की बात करोगे तो ये भी किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, कॉपर +2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन आप लोगों को तो यहाँ पे ये पता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, वैसे जनरली यही होता है कि जैसे ही आप जो भी धातु होती है उसको धातु के सॉल्यूशन में डालते हो तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉनों को दान करने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जिंक भी आपका जिंक +2 में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कॉपर भी अगर कॉपर +2 में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर से भी बाहर निकल जाएंगे, इधर से भी बाहर, मतलब इस यहाँ पे भी क्या होगा आपका ऑक्सीकरण और वहाँ पे भी ऑक्सीकरण नहीं। इनमें से फिर कंपैरेटिवली देखा जाता है कि जो जिंक है उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जिंक है तुलनात्मक रूप से देखने पे पता चलता है कि जो जिंक के इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है या इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आपका ऑक्सीकरण हो गया तो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन होगा या अपचयन होगा। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये जो आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है यहाँ से जिंक +2 किस में आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आते जाएंगे। जैसे ही जिंक +2 आ गए तो ये वाले जो इलेक्ट्रोड है इस पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड में मतलब जाएंगे, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही, वैसे आपको पता है ये क्या है आपका जिंक सल्फेट है, वहाँ ऑलरेडी जिंक +2 और सल्फेट -2 आयंस प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का मतलब यहाँ पे कॉपर +2 और SO4 -2। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो कॉपर +2 है, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को लेके इसके ऊपर ये जो आपका इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है या इसके ऊपर जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका जिंक सॉलिड है, यहाँ पे जिंक सॉलिड है। देखिए रिएक्शन इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर जाएंगे, ये जो सॉल्यूशन है उसमें कॉपर +2 आयन प्रेजेंट है। ये जो कॉपर +2 आयन है 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर और ज़्यादा डिपॉजिट होता जाएगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, जहाँ जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं एनोड। तो आप जिंक इलेक्ट्रोड ये जो है इसको बोलोगे एनोड, और जहाँ पे रिडक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको बोला जाता है कैथोड। तो ये कौन सा है, कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा एनोड कहलाता है, और जिस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, वो क्या कहलाता है आपका कैथोड। तो यहाँ पे देखिए अगर आप
एनोड की बात करो तो एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, ये आपका कैथोड है, अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये जो आपका कैथोड है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड। ये इक्विलिब्रियम मैंने इसलिए लगाया कि कई बार ये रिएक्शन ऐसे आगे पीछे चलती रहती है, पर नेट जो आपका रिएक्शन है वो इस साइड में जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। यहाँ पे ये जो आपका कैथोड है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको बोलते, एक जो इलेक्ट्रोड होता है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड होता है, उस पर होने वाली जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है सेल अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली सेल अभिक्रिया है, ये आपकी दूसरी सेल अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं आपके अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये क्या है आपकी अर्ध अपचयन अभिक्रिया। दोनों को मिलाएंगे तो सेल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, देखिए अगर दोनों रिएक्शन को लिखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक कॉपर +2 ये इधर आ जाएंगे, कॉपर +2 और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 और कॉपर सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड है ये वाला, ये तो आयनों के फॉर्म में है तो एक्वस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो देखिए इसको बोला जाता है सेल अभिक्रिया। ये है आपकी सेल रिएक्शन। ठीक है, देखिए एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, कैथोड पे कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोड पे होने वाली अभिक्रिया जो होती है उसको अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, इसको बोल सकते हो अपचयन अर्ध अभिक्रिया या अर्ध अपचयन अभिक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोनों को मिलाओगे तो ये हो जाएगी आपका सेल रिएक्शन या आपकी सेल अभिक्रिया। तो देखिए ये यहाँ तक चलता रहता है। अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पे ये जो है साल्ट ब्रिज, क्योंकि आप देखिए ये यहाँ पे सर्किट यहाँ पे जाके ये हो जाएगा, तो फिर ये चीज़ क्यों जोड़ रखी है, क्योंकि ये एक वायर इधर से इधर चला गया, वापस सर्किट भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना। ठीक है, तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ आती है सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु क्या चीज़ है, लवण सेतु का मतलब होता है ये एक यू आकार की नली होती है जिसमें आपके इस प्रकार के विद्युत अपघट्टे भरे जाते हैं जो कि आपका जिनका क्या हो धनायन और ऋणायन का जो या फिर धनायनों और ऋणायनों की स्पीड बराबर हो। ठीक है, तो जब भी साल्ट ब्रिज में सबसे पहले तो यू आकार की नली है जो किसका काम करती है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करने का काम करती है। तो एक काम क्या हो गया इसका, विद्युत परिपथ पूर्ण करती है, विद्युत परिपथ पूर्ण करती है। और दूसरा इसका जो काम होता है वो होता है आपका विद्युत उदासीनता को बनाए रखती है, विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी आपकी मेंटेन रखती है। इसका मतलब समझिए, सबसे पहले तो एक तो हो गई इसका सर्किट को कंप्लीट कर दिया। दूसरी एक चीज़ देखिए, जैसे ही यहाँ पे सेल जैसे ही काम करना प्रारंभ करता है तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इधर आते जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा आते जाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे कुछ समय बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन फिर बाद में यहाँ उन इलेक्ट्रॉनों की तरफ जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों में क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन। क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन। और एक टाइम ये भी होगा कि ये जिंक +2 जो जिंक है जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन बाद में यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयन हो जाएंगे, तो वो इसको यहाँ नहीं आने देंगे। थोड़ी देर तो रिएक्शन होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर मूव कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में हो गए, तो ज़्यादा मात्रा में जो होने के कारण ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, और इधर देखना इस वाले जो कंटेनर में क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज तो इस पर डिपॉजिट होता जा रहा है, इसके ऊपर जमा होता जा रहा है, तो ये वाला सल्फेट इस वाले कंटेनर में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। इस वाले पात्र में या इस कंटेनर में क्या हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर आने वाले इलेक्ट्रॉनों को, ये पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आने नहीं दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो इनकी ये जो आपका पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया जो सॉल्यूशन है, एक तो इनकी उदासीनता के लिए क्या करते हैं कि ये जो आपका क्या होगा, पोटेशियम जो क्लोराइड है, जो आपने सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वो क्या करते हैं, जैसे आपका यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड आयन आ जाएंगे, तो वो इसको उदासीन करते जाएंगे। ऐसे ही क्या है, यहाँ पे सल्फेट आयन आ गए, सल्फेट आयन जो आगे क्या, सल्फेट आयन जो यहाँ पे जो मात्रा ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम आयन आ जाएंगे, तो वो इसको बैलेंस कर, सॉरी ये माइनस में सल्फेट आयन। तो ये जो सल्फेट आयन, ये विद्युत उदासीनता, मतलब आप पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर ये सब कुछ मेंटेन होता रहा तो ये आपके इलेक्ट्रॉन काम में आते रहेंगे और रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी। तो सबसे पहला तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, विद्युत परिपथ जो होता है इसको पूर्ण करता है, इसको पूरा नहीं करोगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद में विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं, जैसे ही यहाँ पे विद्युत उदासीनता हो गई उसके बाद में और आपके ये यहाँ से जिंक इसमें आ सकता है पॉजिटिव चार्ज के रूप में, फिर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो वापस चलता रहेगा। ठीक है, अगर ये आपका सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे या नेगेटिव चार्ज वहाँ पे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो रुक जाएगा। लेकिन यहाँ और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों का फ्लो रुकने के साथ साथ ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस कंटेनर में और इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ से वो जो आपका नेगेटिव तो आयन इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव आयन अपने आप इधर चले जाएंगे, जो कि आपके विद्युत उदासीनता को बनाए रखेंगे। जब दोनों तरफ आवेश संतुलित हो जाता है तब आप इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए जब आप इसके स्ट्रक्चर की बात करते हो तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक बार पूरा वापस समझते हैं। जिंक का इलेक्ट्रोड है, उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है। कॉपर का इलेक्ट्रोड है, उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन के जिंक के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है, इस वजह से जो जिंक है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस जो है 2 है वो इलेक्ट्रॉन लेके इस पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से +2 आयन इधर आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो हो रहा है वो किधर हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। और आप लोगों को पता है विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। अगर आप विद्युत धारा की दिशा बताना चाहो तो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस वाले कंटेनर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, आपका एनोड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉपर जो +2 है वो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका कैथोड। तो ये क्या है आपका, ये वाला जो आपका सिस्टम है इतना था वो आपका एनोड का पार्ट हो जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा, आपका कैथोड हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है, विद्युत अपघटनी सेल, उसमें हमेशा एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एनोड होता है वो नेगेटिव है, नेगेटिव तो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं, तो एनोड क्या होता है, नेगेटिव, और कैथोड जो होता है यहाँ पे पर्टिकुलर वो होता है आपका पॉजिटिव। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक अपन ने छोटी क्लासों में यही देखा है कि कोई भी आपका
सेल है, उसमें आपके इलेक्ट्रोड लगा दिए, इधर पॉजिटिव से जोड़ दिया, इधर नेगेटिव से जोड़ दिया। इसको कैथोड बोलोगे, इसको एनोड बोलोगे। तो पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि आपका जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक जो आपका कई बार ऐसे लिखा होता है LOAN, इस चीज़ों का ध्यान रखोगे। इसका मतलब ये होता है, देखिए लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये लेफ्ट है वो राइट, लेफ्ट साइड में क्या है आपका ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये क्या है, एनोड है, और क्या है इसका, इस पर आवेश कौन सा है, नेगेटिव। क्या, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीकरण अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोड पे होने वाली जो अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं कहलाती है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, आपका ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और एक होती है आपकी अपचयन अर्ध अभिक्रिया या अर्ध अपचयन अभिक्रिया बोल सकते हो आप इसको। तो ये हो जाएगी आपका ऑक्सीडेशन पे, सॉरी जो एनोड है उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, दोनों को मिला के ये आपकी अभिक्रिया आ गई, इसको बोलेंगे सेल अभिक्रिया। तो ये जो सेल अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये आपका जो बल्ब होता है वो कंटिन्यू जलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सब कुछ है, और यहाँ पे इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, लवण सेतु, लवण सेतु में ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। पहली चीज़ तो इसके काम तो ये हो गया कि विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन आप कौन कौन से साल्ट इसमें ले सकते हो, आप इसमें ऐसे साल्ट ले सकते हो जिसमें धनायन और ऋणायन की स्पीड क्या हो, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे क्लोराइड आयन इधर आ रहा है, पोटेशियम आयन इधर जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड जाने की जो है वो सेम होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। और एक ऐसा होना चाहिए कि ये वाले जो आपके आयंस है वो यहाँ पे आके किसी से रिएक्शन नहीं करे। ठीक है, तो जो आपका लवण सेतु है उसमें जो भी आप पदार्थ ले रहे हो उसको लेते टाइम ये ध्यान रख, दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आपके ऐसे आपके पदार्थ काम में लेने चाहिए जिसमें धनायन और ऋणायन की जो गति होती है वो समान हो, और साथ ही साथ में सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा कि ये जो आपके विद्युत अपघट्य जो भरे हुए या जो ले रहे हो वो आपके जो सेल के जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करे, या उसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया खुद नहीं करे। तो ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट इसमें काम में लिए जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि KCl क्यों काम में ले रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को हर चीज़ का रीजन पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो गैल्वेनिक सेल है उसमें और भी चीज़ें आगे कंटिन्यू करनी है, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को ये जो आपका टॉपिक है उसमें सबसे पहले चीज़ बताई है कि मेन चीज़ ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको करनी है। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और क्या होते हैं, गैल्वेनिक। और अपने को यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल है उसकी वो जो है स्ट्रक्चर और साथ ही साथ में इसकी ये क्रियाविधि है। ठीक है, और सेल अभिक्रिया कैसे हो रही है। आप लोगों को क्या करना है कि ये जो आपको जितना भी बताया जा रहा है उनको के नोट्स प्रिपेयर करने, ऐसे नहीं कि देख लिया और काम हो गया, नहीं, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो और स्टडी करो। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपके जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो वैसे भी करना है ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। थैंक यू सो मच।